कि जो आरक्षित कोटे की सीटें हैं इनकी संख्या तो निश्चित तौर पर 100 में सर्टेन ही होगी, लेकिन अगर यदि कोई आरक्षित वर्ग से ऊपर उठता है, मान लीजिए जिसको क्वालिफाई करने वालों, अब 50 नंबर आप दे दिए कि क्वालिफाई करने के 100 में 50 चाहिए, जो आरक्षित लोग हैं वो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तो सीटें अगर समाप्त हो जाती हैं आरक्षित लोगों की और जनरल सीटें बच जाती हैं, उसमें मेरिट के आधार पर इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर इतने दिनों में ये जाति आरक्षण काम नहीं कर पाया, ये हॉर्लिक्स, मतलब हॉर्लिक्स में गड़बड़ी है कि शोषित और शोषक की परिभाषा बिहार में बदल गई है। शोषित वही रह गया है, शोषक बदल गया है। क्या कहना चाह रहे थे वो? वही जातियां जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है वो हक खा रही हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं समाज पर। जो अनारक्षित है उसमें भी ये आरक्षित 75% की जनसंख्या जाकर फॉर्म भर सकती है। देखिए, नीतीश कुमार अगर इसका क्रेडिट भाजपा को देते और भाजपा के साथ मिलकर ये कर पाते, मुश्किल था, भाजपा तैयार नहीं हो रही थी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा में खबरों की होती है चीरफाड़। आज हम वैसी खबर लेके आए हैं जो एक ऐतिहासिक फैसला पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है। बिहार सरकार के द्वारा 50% से बढ़ाकर 65% दिया गया था आरक्षण, जिसको हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया है, एज इट इज पहले जैसा रखा है। क्योंकि ये सरकार के द्वारा कहा गया था जो जातीय जनगणना के बाद जो भी जातियां हैं, जो 75% कम से कम ईबीसी ओबीसी जातियां हैं, इस कारण से इनका दायरा बढ़ाया जाए। उसी के बारे में हम बात करेंगे आज संपादक नमन जी से। जो केंद्र में मोदी सरकार आते ही ये आरक्षण पे अटैक हो गया। ये कोइंसिडेंस है कि हमने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर फिर बन गई तो आरक्षण बचेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो परिस्थितियां सामने हैं वो भी इशारा कर रही हैं। ये जो आरक्षण बढ़ाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, याद होगा हमने पंचनामा किया था तो बहुत वृहद पंचनामा हुआ था इस जातीय गणना पर। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने बताया था दोनों पक्ष से, न्यूट्रल पत्रकार के तौर पर हम हमेशा दोनों पक्षों की बात करते हैं। हमें पता है कि इस देश में जो आरक्षित जातियों की संख्या कितनी है और उसके अनुपात से आरक्षण का दायरा कितना कम है, ये हम जानते हैं। और हम ये भी समझ पाते हैं कि दूसरी तरफ जो बैठी हुई जनसंख्या है जो खुद को पीड़ित महसूस करती है इस आरक्षण की वजह से, लाजमी है उनको महसूस करना, उनका भी दुख लाजमी है। लेकिन ये लाखों सालों का जो संघर्ष जो चला आ रहा है, उस संघर्ष को पाटने का, उसके डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए हैं उसको रोकने का एक ही तरीका है आरक्षण। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान के उस समय के रचयिताओं ने जो तय किया है उस आधार पर यह आरक्षण बहुत प्रासंगिक है। लेकिन इस देश में आरक्षण पर जितनी राजनीति होती है, दो ही जगहों पर राजनीति मुझे लगता होती है, एक धर्म और दूसरा आरक्षण। दोनों पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। दोनों वास्तविक तौर पर इंडिपेंडेंट एजेंसीज के हाथ में होना चाहिए और दोनों के बारे में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो या उसमें अगर घटौती बढ़ोती करने की बात हो तो वो सरकारें न तय करें, वो इंडिपेंडेंट एजेंसियां तय करें। जांच आधारित एजेंसियां जो होती है, जैसे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट था, उस आधार पर होना चाहिए। उससे पहले जो आपको याद होगा मंडल कमीशन था, उस आधार पर होना चाहिए। सरकारें इसका एक कारक हो सकती हैं, सरकारें कारक हो सकती हैं, लेकिन करता कोई और होना चाहिए। खैर वो तो होता नहीं है, सरकारें करती हैं राजनीति। अब बिहार में नीतीश कुमार को जब मन कर दिया कि भाजपा से अलग होना है तो उन्होंने ये आरक्षण वाला खेल खेला था। आपको याद होगा मैं सबसे बड़ा क्रिटिक था उस समय नीतीश कुमार का। मैं बार बार कहता था कि ये आरक्षण झुंझुना है। बार बार जैसे झुंझुना ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% को राजद बताने में लगी हुई थी, उसका विरोध कर रही थी केंद्र में। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वास्तविक झुंझुना ये जो नीतीश कुमार और तेजस्वी दे रहे हैं आरक्षण, ये है, ये पुराना वाला नहीं है। क्यों? उसका कारण मैंने बताया था। हमारा 2 घंटे का पूरा एपिसोड था, मुझे याद है, मैं और रत्नेश थे और हमने समझाने की कोशिश की थी कि वो विषमताएं इतनी उस आरक्षण में थी और उस तरीके से उस रिपोर्ट को तैयार किया गया था, उसमें विषमताएं पहले से ही व्याप्त थी कि कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है एक लार्जर पॉपुलस के द्वारा, और कोई ना कोई 100% इस पर आरोप लगाएगा। और जैसे ही आरोप लगेगा, आज वही हुआ, किसी ने पिटीशन डायल कर दिया और पिटीशन के दौरान जो हुआ
उसके बाद आपको पता ही है कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, उसे निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। ऑब्वियसली बिहार सरकार जा सकती है इससे ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन ये मामला बढ़ना नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि आरक्षण नहीं मिल पाएगा, आज भी मैं इस पर कायम हूं कि आरक्षण नहीं मिल पाया। मैंने तब भी कहा था, बहुत रिसर्च किया था, हमने लगता है कि 18-19 घंटा हम और रत्नेश बैठे रह गए थे एक ही डेस्क पर, और हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि हमें लगता है कि इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के बाद ही कुछ हो सकता है। और अब देखिएगा कि शुरू में नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो सरकार थी बिहार में, किसी ने इसे 9वीं सूची में शामिल करने के नहीं कहा था, बल्कि आग्रह कर रहे थे कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए, देश भर में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, बस केवल कागज पे बात हो रहा था। अब चुनाव में देखिएगा कि बार बार तेजस्वी यादव एक बात बोल रहे थे कि हमने जो आरक्षण दिया है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात का भनक लग गया था कि आरक्षण कैंसिल होने जा रहा है। ये आरक्षण नीतीश कुमार तब तेजस्वी के पास गए थे जब बिहार में भाजपा और उनकी सरकार थी, और वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के साथ नरेंद्र मोदी के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि जातीय गणना हम कराना चाहते हैं और उसके साथ हम आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं। और जब ये आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर बिहार सरकार ने बताया कि बिहार में ईबीसी जातियां 36% हैं, ओबीसी जातियां 27% हैं, अनुसूचित जातियां लगभग 19.65% के आसपास हैं, अनुसूचित जनजातियां जो है वो 1% के आसपास है, और सामान्य 15% के आसपास है। यानी इस आधार पर हम बात करें तो 80% से अधिक जनसंख्या बिहार में वैसी है जो पिछड़ा या दलित समाज की है। अब एक बात बताइए भैया, बिहार में आरक्षण कितना है अब तक जो प्रदत्त आरक्षण है? 50%। हाँ, 50 में आप ईडब्ल्यूएस का अगर 10% जोड़ देते हैं, जो केंद्र सरकार ने पारित कर दिया है, लेकिन कोई बाध्य नहीं है राज्य सरकारों को। ठीक है, केंद्र सरकार ने पारित किया तो केंद्र के स्कीम्स में लागू होता है, लेकिन इसे राज्यों में भी पारित करना पड़ेगा, तभी आप राज्य सरकार में भी 10% आरक्षण दे सकते हैं ईडब्ल्यूएस को, यानी गरीब सवर्णों की बात जिसको कही जाती है। तो बिहार में इस आरक्षण के पहले जो जातीय गणना हुई थी, इसमें नीतीश कुमार ने गेम खेला था। उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी बिहार सरकार में निहित कर दिया था, ताकि विरोध सवर्ण भी ना करे इसका। समझ रहे हैं? जो वास्तविक 50% आरक्षण बिहार में चल रहा था, जो सरकारी आरक्षण, जो कि आप देख सकते हैं देश भर के आरक्षण का दायरा हमारे पास है। अगर देश भर के आरक्षण के जो दिए गए राज्यों के द्वारा बात हम करें तो बिहार सरकार ने 50% आरक्षण दे रखा था। इसमें 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो केंद्र सरकार ने पारित किया था, वो केंद्र के बिहार में जो लोग काम कर रहे हैं या नौकरी है या केंद्र की जो स्कीम्स हैं या फिर जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें ये आरक्षण पहले से मिल रहा था। तकनीकी शिक्षा हो या रोजगार हो, केंद्र में सेंट्रल डिपुटेशन, और बिहार सरकार में इसे लाने के लिए जातीय जनगणना कराकर एक उसमें क्लॉज पास कर दिया गया। लेकिन पेच यहीं फंस जाता है, जब बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लेकर जब पास किया जाता है तो उस आधार पर एक विसंगति नजर आती है। विसंगति ये है कि जो जातियां पिछड़ी हैं, दलित हैं, उनकी जनसंख्या 80 से कहीं अधिक है। सामान्य जाति के पास केवल 15% जनसंख्या बिहार में है। लेकिन आरक्षण का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसे बढ़ाकर लगभग, चूंकि बिहार सरकार ने बढ़ाया तो बिहार सरकार ने कैसे बढ़ाया? बिहार सरकार ने 65% किया। कैसे किया? बिहार सरकार ने जो आंकड़े बढ़ाए वो ऐसे किए, जो पूर्व में जो ओबीसी जातियां थी, वो ईबीसी जातियां थी, उनका आरक्षण बढ़ाकर उसको बढ़ाकर 36%। बिहार सरकार ने जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के आधार पर आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया गया। इसे क्यों किया गया? कि कुल जो रिजर्व जाति है बिहार में वो 75% से अधिक है, 80% से अधिक है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना हम कॉम्पनसेट उन जातियों को करें। लेकिन संविधान के मूल स्वरूप में 50% से अधिक आरक्षण देने की संभावनाएं को हमेशा निरस्त किया गया है। और इस मामले में केवल एक अपवाद में नाम लूंगा, बताता हूं मैं आपको, तमिलनाडु है। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये जो आरक्षण वाला दायरा है इसे बदल दिया गया। उसका एक कारण था। दरअसल मंडल आयोग के लागू होने के बाद तमिलनाडु में सरकारें लगातार आरक्षण को लेकर बनती और बिगड़ती रही। इसी दौरान सबसे बड़ा जो खेल है ये हुआ कि वहाँ केंद्र और राज्य में एक ही सरकार आई ताकत में। राजीव गांधी वाले
फेज के दौरान, और उस दौरान आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। अब इसमें मजेदार बात यह है कि आप जरा नोटिस कीजिएगा, यहाँ देखिए, जब पिछली बार मैंने चर्चा की थी इस बात को लेकर कि जो सहानुभूति लहर थी उसमें सवार होकर 234 सीटें में से 225 सीट तमिलनाडु में जीता गया था वहां पर, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन था उसमें 39 सीटें जीती गई थी। तमिलनाडु में साल 1971 तक 41% आरक्षण था। करुणानिधि ने इसे 49% किया, फिर एमजी रामचंद्रन आए, उन्होंने 68% कर दिया, करुणानिधि आए और उन्होंने 69% कर दिया था आरक्षण को। तो तमिलनाडु वाले आरक्षण को, चूंकि केंद्र में सरकार थी कांग्रेस के साथ मिलकर, तो उन्होंने पारित करवा दिया, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दिया। इस वजह से ये आरक्षण मिल गया। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा पेच ये फंस रहा है कि बिहार सरकार कैसे कराएगी। देखिए, नीतीश कुमार अगर इसका क्रेडिट भाजपा को देते हैं और भाजपा के साथ मिलकर ये कर पाते, मुश्किल था, भाजपा तैयार नहीं हो रही थी, अगर ऐसा होता तो ये शायद अभी वो शामिल हो गया होता। हाँ। और इससे फायदा होता। लेकिन मैं फिर एक बात बता दूं, जो आरक्षित जातियां हैं उनकी अनुपात में जनसंख्या इतनी अधिक है कि आरक्षण को बढ़ाकर ही उनको एकोमोडेट किया जा सकता है सरकारी स्कीम्स में, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो। ऐसे में जो आरक्षण बढ़ाने का जो मापदंड तय किया गया बिहार सरकार के द्वारा, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या बढ़ाया गया था और कैसे उसको रोका गया। देखिए, बहुत आसान है, इसको आसान भाषा में भी हम समझाने की कोशिश करते हैं दर्शकों को। एक ग्राफिक्स है, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दर्शकों को। ये वो जातियाँ हैं जिनको आरक्षण दी गई थी, ये उनका अनुपात है, और ये उस अनुपात में जो दिया गया था आरक्षण वो है 25% दिया गया था ओबीसी जातियों को, ईबीसी जातियों को, और 20% बढ़ा दिया गया जो एससी जातियां हैं उसको। हाँ। फिर 18% ओबीसी को बढ़ाया गया और लगभग 2% के आसपास एसटी कोटे को बढ़ा दिया गया। इसका कुल योग आप जब करते हैं तो ये 65% के आसपास होता है। लेकिन जब आप इसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जोड़ते हैं, माने ऐसे ही 50 के ऊपर चला जा रहा है। अब तक बिहार सरकार में 50% ही था। अब जो जातीय गणना हुई उसके बाद उसको 65% कर दिया गया, लेकिन उसमें केंद्र वाला भी 10% जोड़ दिया गया और ये 65 से अब हो गया 75%। अब 75%, अब समझिए इस बात को बहुत ध्यान से, हमने तभी समझाने की कोशिश की थी कि विवाद कहाँ उत्पन्न हो रहा है। सभी को पता है कि इन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, सभी इसके पक्ष में भी हैं। हाँ। कुछ एक जातियां होंगी जो कि कुछ लोग होंगे जो विरोध करते होंगे, लेकिन जनरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट करता है इसको, चूंकि संविधान द्वारा प्रदत्त है। इसमें 65% और 10% जब जोड़ते तो 75% होता है। ये आरक्षित अनुपात 75% पूरा हो जाता है और उसका बचता है 25% वो जातियां जो आरक्षित नहीं है। अब जरा गेम समझिएगा, ये 75% आरक्षण में वो 85% या 80% या 90% जो जातियां आरक्षित हैं, बिहार जनसंख्या जिनकी है वो तो सम्मिलित हैं ही। उसके अलावा जो 25% अनारक्षित सीटें हैं उसमें भी 10%, उसमें भी नहीं, उसमें 10% वाले में तो सब जुट गया। हाँ। और गरीब सामान सब जुट गया। लेकिन जो बचता है 25% जनसंख्या जो अनारक्षित है, उसमें भी ये आरक्षित 75% की जनसंख्या जाकर फॉर्म भर सकती है। यानी अगर आप दलित हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, या आप पिछड़े समाज से आते हैं, आपको संविधान ने आरक्षण दे रखा है कि 75% भाई आरक्षण है। आप मान लीजिए कट ऑफ मार्क होता है जनरल के लिए 200 में से 100 में से मान लीजिए 70% हो गया, 80% हो गया जनरल के लिए, ठीक है। और जो आरक्षित जातियां हैं उनके लिए 60% या 50% कर दिया गया। तो 50% वाले, 50 मार्क वाले यदि 75% आरक्षित लोग जो बिहार सरकार के जो आरक्षण दिया गया उसके आधार पर है, जिसमें गरीब सवर्ण भी आते हैं, दलित, ओबीसी, ईबीसी सब आते हैं, वो 50 तक में क्वालिफाई कर गए तो कर गए। इसके बाद भी उनको अगर नंबर ज्यादा आया तो वो जनरल वाली कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर जाएंगे। दिक्कत यही आ रही है और यही सारी लड़ाई लड़ने की तैयारी ये किया जा रहा है। और आप देखिए, इस वकील साहब की बात आप मुझे सुना रहे थे, वो भी यही दलील दे रहे थे। वो दलील यही देना चाह रहे थे कि देखिए भाई, जो जातीय आरक्षण है उससे हमको कोई परहेज नहीं है, इसे बढ़ाने से भी हमें दिक्कत नहीं है। आप हमें ये बताइए कि सवर्णों के लिए इसमें विकल्प क्या है? कुछ नहीं। देखिए, विपक्ष ये कहता है कि 10% सवर्णों को तो, गरीबों को तो हमने दे ही दिया इसमें आरक्षण, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई 80% और
90% जो लड़के सवर नहीं ला पाएंगे मार्क्स, वो तो नौकरी कभी कर ही नहीं पाएंगे। वो 10% मार्क केवल कम लाने की वजह से नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो ओबीसी जाति की सीटें जितनी हैं वो अगर भर जाती हैं, आरक्षित सीटें अगर भर जाती हैं, तो आरक्षित सीटों के बाद भी जो अनारक्षित सीटें हैं उस पर भी आरक्षित लोगों को 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर के आधार पर मिल सकता है। बात अगर समझ में नहीं तो फिर से मैं समझाने की कोशिश, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे इस तरह समझना पड़ेगा कि जो आरक्षित कोटे की सीटें हैं इनकी संख्या तो निश्चित तौर पर 100 में सर्टेन ही होगी, लेकिन यदि कोई आरक्षित वर्ग से ऊपर उठता है, मान लीजिए जिसको क्वालिफाई करने वालों, अब 50 नंबर आप दे दिए कि क्वालिफाई करने के 100 में 50 चाहिए, जो आरक्षित लोग हैं वो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तो सीटें अगर समाप्त हो जाती हैं आरक्षित लोगों की और जनरल सीटें बच जाती हैं, उसमें मेरिट के आधार पर इनकी सिलेक्शन हो जाएगी और वहां पर फिर सवर्ण जाति के जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, वो ठगा हुआ महसूस करेंगे, पीछे छूट जाएंगे। पेच यही फंस रहा है और इसी वजह से इसको चैलेंज किया गया था। आज मनोज झा कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पिटीशन दायर किया है उनकी पृष्ठभूमि चेक होनी चाहिए। कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो गया है आरक्षण, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि इस आरक्षण के आधार जो बनाया गया, आधार बिंदु जो आरक्षण को देने का बनाया गया है, वो जातीय गणना बनाई गई है और सर्वे बनाया गया है, जबकि इसका आधार पूरी तरीके से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए। आरक्षण देने की कोई भी अगर परिभाषा बने, जो दलील है वो यही है कि कोर्ट का दलील यही है। 65% आरक्षण को लेकर स्टे किया गया है या रद्द किया गया, क्या मामला पूरा? बिहार सरकार बिहार रिजर्वेशन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 में अमेंडमेंट करते हुए पहले जो आरक्षण 50% था उसको बढ़ाकर उन्होंने 65% कर दिया था। उसका मूल कारण था कि बिहार में जो कास्ट में सर्वे हुआ था उसमें जो बैकवर्ड और SC/ST का संख्या कहा गया था कि करीब 75% है, इसलिए न्याय हित में इनका रिजर्वेशन 50% से 65% कर दिया गया और 35% के लिए कहा गया कि इसमें जनरल कैटेगरी, SC, ST, BC, EBC सारे कैंडिडेट अपीयर करेंगे और योग्यता के अनुसार बहाल होंगे। हम लोग का मुख्य बात था कि जब सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा साहनी केस में, एम राग केस में स्पष्ट हो गया है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, तो एक तरह से जो एक्ट में अमेंडमेंट करके जो एक्सीड किए 50% से, एक तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो चुका है कि भारत सरकार ने जो 10% EWS का रिजर्वेशन दिया था, आप एक तरह से जो एक्ट में अमेंडमेंट किए वो भी खत्म कर दिए, क्योंकि बिहार सरकार का गजट नोटिफिकेशन जो 21 नवंबर 2023 का है उसमें EWS का कोई चर्चा नहीं है, बल्कि जो 10% जो होता है उसमें सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। तो जो एक्ट बना था आर्टिकल 16(7)(15) का जो अमेंडमेंट हुआ था उसको भी आपने वायलेट किया है। और कभी भी रिजर्वेशन पॉपुलेशन के आधार पर नहीं दिया जाता है। इंदिरा साहनी केस में इस तरह का बात नहीं था, तो इंदिरा साहनी जजमेंट के विपरीत आप जाकर के इस तरह का जजमेंट दिए हैं। तो इन बातों को देखते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज बिहार सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट करके जो 50% से 65% रिजर्वेशन दिया गया था उसको रद्द कर दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार का निर्णय अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड बैड इन लॉ है। बिहार सरकार की ओर से क्या तय करते हैं? बिहार सरकार की ओर से क्या तय करते हैं? बिहार सरकार से कहना था कि जो बिहार में गरीबी है और जो जनसंख्या है बैकवर्ड का, EBC का, SC/ST का, वो करीब 75% है और उसके प्रोपोर्शनेट हम केवल 65% रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसलिए जस्टिफाइड है। मूल रूप से उनका यही कहना था कि गरीबों को हम आगे बढ़ाने के लिए कदम लिए हैं, अफर्मेटिव एक्शन है बिहार सरकार का, कोई भी गवर्नमेंट का, कि हम कैसे उनको डेवलप करें। इनका मुख्य तर्क यही था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ से आज ही जजमेंट हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन लाया गया था, जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है 50 से 65, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्या लगता है सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? अब तो बिहार सरकार पर डिपेंड करता है, क्वाइट नेचुरल है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है बिहार सरकार का, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
आपका अनुभव क्या कहता है, क्या संभावनाएं हो सकती है आगे चल? आगे जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर दिया है, 7-7 पेज का जजमेंट जब हो गया है और कई बार डिसाइड हो चुका है इमरान के केस में, इमरान राज के केस में कि आप 50% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, तो मेरे समझ से ये जजमेंट जो पटना हाई कोर्ट का है बिल्कुल ही जस्ट एंड प्रॉपर और सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ है। इस सुप्रीम कोर्ट इसे इंटरफेयर नहीं करेगी, मेरा अपना मत है। कोर्ट का दलील में दम है, इस वजह से ये कैंसिल कर दिया कैंसिल गया हुआ। और ये जहां भी जाएगा, मैं याद होगा पंचनामा में दर्शकों को मैं बार बार कह रहा था कि इसे आप लेकर विश्व कोर्ट में भी चले जाइए, वहां भी दलील यही आएगी कि हम आरक्षण केवल जाति के नाम पर कैसे दे दें, और अगर पहले से दिया हुआ तो उसे बढ़ा कैसे दें। अगर इतने दिनों में ये जाति आरक्षण काम नहीं कर पाया, ये हॉर्लिक्स मतलब हॉर्लिक्स में गड़बड़ी है, कुछ और चाहिए, इंजेक्शन चाहिए या टैबलेट चाहिए या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए इन समाज के लोगों को उत्थान करने के लिए। आरक्षण एकमात्र हथियार नहीं हो पा रहा है, तो आरक्षण 100% भी कर देने पर कैसे बढ़ पाएंगे ये लोग। यही दलील दी जा रही है कोर्ट में और इस दलील को चुनौती देने वाले लोग भी हैं। लेकिन जो कोर्ट की दलील है वो बहुत भयंकर है। कोर्ट बार बार ये बात कह रही है, वो शुरू में भी कहा गया कि आर्थिक और सामाजिक पछड़ापन यदि दायरा बना है तो उस दायरे को आप इम्प्लीमेंट करें। फिर आप देखिए, इस पर बहुत लोग बहस करेंगे, मैं बताता हूँ बहस क्या करेंगे। कुछ लोग इस पर कहेंगे कि देखिए जो जातियां पिछड़ी तौर पर है, सामाजिक तौर पर उन्हीं को आरक्षण दिया गया है, ये आरक्षण किसी दूसरी जाति को तो दिया नहीं गया है। ईबीसी में कौन सी जाति आती है? नोनिया, बिन, बेलदार, ये सारी जातियां पिछड़ी जातियां हैं। इसमें माली, चमोली, तेली, ये जातियां पिछड़ी जातियां हैं। इन जातियों को आरक्षण कैसे नहीं देंगे? तो किसको दें आरक्षण? फिर पिछड़ा जाति जो ओबीसी जातियां हैं, इनमें कहेंगे यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, इनको हम कैसे आरक्षण नहीं दें? दांगी है, कैसे आरक्षण इन लोगों को नहीं दें? हम गलत कहाँ आरक्षण दे रहे हैं? फिर अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, इनको भी माझी हैं, पासवान हैं और जातियां हैं, इनको भी आरक्षण देने की बात कही जाएगी। गलत कहाँ किया जा रहा है वो भी अपनी दलील देंगे। पेच यहीं पर आकर एक कोमॉर्बिडिटी में फंस जाता है, ना इधर से कुछ हो पा रहा है ना उधर से कुछ हो पाएगा। ये फैसला चुनाव को वैसे सुरक्षित रख लिया गया था, 11 मार्च को ही हुआ था, अब दे दिया गया है इस फैसले को। तो जो आरक्षित है वो भी ठगा हुआ महसूस करेंगे, जो अनारक्षित है वो भी ठगा हुआ महसूस करेंगे। और इसीलिए मैंने ये बात बहुत शुरू में ही कह दी थी, इस जातीय गणना का बिहार को कोई भी फायदा होता नहीं दिख रहा है। इसमें कुछ और आंकड़े जोड़ने चाहिए थे, जिसको लेकर जनता के बीच रायशुमारी होनी चाहिए थी और उससे कुछ कुछ रास्ता निकलता। देखिए, एक मैं दलील और देता हूँ। आप जब कह दीजिए कि सारी जातियां वही हैं जिसको आरक्षण मिलना चाहिए था, हमने उसी को दिया है और बढ़ाया, तो गलत क्या है? तो उस पर विसंगतियां सामने आएंगी और उन्हीं विसंगतियों की चर्चा हमने 2 घंटे तक आपसे बातचीत के दौरान पंचनामा में की थी। मैंने आपसे कहा था कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इन सभी जातियों में देख संविधान क्लासिफाई करता है बीसी, बैकवर्ड क्लास, और फिर हमें बिहार में और बाकी राज्यों में BC1 BC2 करते हैं। ये हमारे सरकारों ने किया है। BC2 मतलब ओबीसी और BC1 मतलब ईबीसी, ये हम ऐसे मानते हैं इसे बिहार में। तो सब अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए आंकड़े क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर जो आरक्षण प्राप्त है वो इस तरह से प्राप्त है, इसमें 10% देना होगा। अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण प्राप्त है, एससी को। अनुसूचित जनजातियों को 7.5% का आरक्षण प्राप्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त है। इसमें ओबीसी में ही BC1 BC2 दोनों क्लासिफाई किया हुआ है केंद्र में, और इसका टोटल योग होता है 49.5%, यानी 5% भी अधिक इससे होता तो संविधान के क्लॉज को अवहेलना होती। लेकिन इसी को क्लॉज को अवहेलना करते हुए, क्लॉज को ऐड करते हुए नवी सूची में जो EWS 10% का आरक्षण दिया गया था, यानी ये दायरा अब 59.5% के आसपास हो गया। अब सरकार ने इसमें और प्रावधान लाए हैं। अब सरकार महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने इसमें एक और इम्प्लीमेंटेशन किया है। फिलहाल ये चुनावी राजनीतिक तक सीमित रखने की बात की जा रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार ने पंचायत में तगड़ा आरक्षण दिया है महिलाओं को, तो वो भी इसमें जुड़ता है। नौकरी में भी दिया है, नौकरी में भी दिया है। तो ये जो पिछली महिलाओं को दिया गया है उसमें, तो ये जो स्कीम्स हैं ये एहसास कराती हैं कि आरक्षण का दायरा 100% तक जाता दिख रहा है आने वाले समय में, अगर इस पर रोक न लगाई जाए। और देखिए पेचीदगी क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पेचीदगी इसलिए है कि कुछ जातियां बाकी जातियों का हक खा रही हैं। आप कहिएगा कि हम चाहते हैं
कि क्लासिफिकेशन ओबीसी का किया जाए और ओबीसी की जातियों को खूब आरक्षण दिया जाए। आरक्षण दिया कितना गया है समझ लीजिए। जो ओबीसी की जातियां हैं वो 27% है। एक मजेदार बात जान लीजिएगा भैया, 27% आरक्षित जातियां हैं ओबीसी की। और आप मजेदार बात ये भी जानिए कि इन जातियों को जो आरक्षण मिला है वो कितना मिला है, ये भी मजेदार है। जो बिहार 27% जो ओबीसी जाति है, इसको बिहार में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो है 18% का। 27% ओबीसी को 18% आरक्षण दिया जा रहा है। अब मजेदार बात जानिए, इसमें यादव, कुर्मी और बाकी जातियों को जोड़िए। पहले यादव कितने हैं? अगर यादव जाति देखिए 14% है, यानी इस 18% ओबीसी के आरक्षण में 14% तो यादव ही है। अब इसके बाद आप जोड़िएगा तो कुर्मी 2.8 है, कुशवाहा जोड़िएगा तो कोयरी तो 4.2 है। अब मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या से अधिक, आरक्षण से अधिक उनकी जनसंख्या हो गई ना? और ये इतनी जातियां नहीं है, पूरा लिस्ट है मेरे पास, मल्लाह भी है, हजारों जातियां हैं इसमें ओबीसी में। और कहा जा रहा है कि इसमें से, अब देखिए मेरे पास आंकड़े हैं, 5000 तो ऐसी जातियां हैं जिनको इसमें एकोमोडेट किया गया है ओबीसी और ईबीसी में, जिसमें से 2000 जातियों को तो आरक्षण का फायदा तक नहीं मिला है, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है सरकार। ये आंकड़े हैं, ये कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर जो ओबीसी नागरिकरण लागू किया गया तो पता चला कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में, जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, होना चाहिए कि ओबीसी और ईबीसी में बड़ी जनसंख्या को नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। जब विश्वविद्यालयों में लड़के गए जांच करने के लिए तो वहां पता चला कि जो खास वर्ग ही, खास जाति ही दबदबा पाए हुए हैं। अब बिहार में मैं नाम नहीं लूंगा, अब मैं बोलूंगा तो आप जान जाइएगा मैं किस जाति की बात कर रहा हूँ। बिहार में एक खास जाति को ओबीसी का हक मारने की बात कही जाती है। एक जाति हर जगह हक मार देती है। बिहार में इस बार चुनाव में वही विधानसभा में होने वाला था, और देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग जो समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविक राजनीति क्या है, जो आर्म चेयर पर बैठ के अपने घर में रिलैक्स होकर राजनीति करते हैं और कभी कभी बीच बीच में जहर घोल देते हैं, उनको समझना चाहिए कि वास्तविक लड़ाई बिहार में इस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सिफारिशों को लागू करने की है। ओबीसी की वो जातियां, ईबीसी की वो जातियां, पिछड़े वर्ग की वो जातियां जिनको हक मिलना चाहिए, इसी वजह से नमन मिश्रा चिल्ला कर खबरें करता है। इसी वजह से ये विषमता जो है, जिसको लेकर अब शोषित और शोषक का, देखिए आप बताता हूँ, एक ट्वीट किया था उपेंद्र कुशवाहा ने कि शोषित और शोषक की परिभाषा बिहार में बदल गई है। शोषित वही रह गया है, शोषक बदल गया है। क्या कहना चाह रहे थे वो? वही जातियां जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, वो हक खा रही हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो वो अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं समाज पर, और उनके जनसंख्या विस्फोट की वजह से उनके आरक्षण को बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं। मतलब जो अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ा रहा है उसको आप रिवॉर्ड करना चाह रहे हैं, और जो अपने परिवार को लिमिट में रख रहा है, जो संसाधनों को देख रहा है, लगातार बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है, लगातार नौकरियों की कमी हो रही है, और जो नेता है वो नौकरियों की रोटी सेकेंगे कि रेलवे में 5 लाख नौकरी हो जाना चाहिए, अंतरिक्ष में 10 लाख लोगों को भेजना चाहिए नौकरी करने के लिए। अरे सरकार के पास पैसा है, कहां से पैसा देंगे आपको? स्वरोजगार पे लोगों को सरकार बढ़ाना चाह रही है कि आगे बढ़े, स्वरोजगार करें हर राज्य राष्ट्र में, केवल बिहार देश इंडिया की बात नहीं है, सब जगहों पर स्वरोजगार ही एकमात्र रास्ता बच रहा है। जब जनसंख्या विस्फोट होगा तो मैं साफ बोल रहा हूं, अगर आप किसी खास जगहों पर बिहार के जाइएगा कि सुनिए ऐसा है कि नल चाहिए, नल और पाइप चाहिए, कहाँ जाइएगा? सब फेमस किताब को भी खरीदना है, दलदली जाइएगा, लाइन से किताब की दुकानें हैं, जाइएगा पंचर बनाने के, लाइन से पंचर बनाने के चाय की दुकानें हैं, दवा दुकान जीएम रोड जाइएगा, सबसे फेमस है। और ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि स्वरोजगार में भी अब चुनौतियां बढ़ रही हैं। एक ही जगह 20-20 दुकान खुल रही है एक चीज की। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। और नीतीश कुमार जब जातीय गणना की बात करते हैं तो उन्हें यह भी पता करना चाहिए था, इस जातीय गणना में साइंटिफिक आंकड़ा कहते हैं तेजस्वी, साइंटिफिक क्या होता है तेजस्वी को पता भी नहीं होगा शायद। उन्हें यह पता करना चाहिए था कि किन जातियों ने जानबूझकर अपनी जनसंख्या बढ़ाई, अगर बढ़ाई है जानबूझकर तो क्यों बढ़ाई है? क्या उनमें रोजगार या शिक्षा की कमी थी, या उन्हें जानबूझकर एक सर्टेन टाइप ऑफ दबाव, जिसे आजकल लोग कह रहे हैं जनसंख्या जिहाद,
नाम दे रहा लोग वैसा मैं किसी के जाति धर्म पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिन भी जातियों की या धर्मों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ये हमारे स्टेट पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाते जाना। मैं देखिए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में था, क्योंकि ये जातियां जो अब आरक्षित हैं इनके हिस्से तक तो आरक्षण पहुंच नहीं पा रहा है, नहीं तो ये तो बीच में ही कोई उठा ले रहा बीच है। में उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो या तो आपको रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लाना होगा। और रोहिणी आयोग के अलावा एक और बात बता दूं, SC ST में भी हकमारी हो रही है, उसमें भी कुछ ही जातियां ज्यादा हक खा रही हैं, तो वहां भी एक आयोग काम कर रहा है और उसमें उसके रिपोर्ट भी सार्वजनिक होने चाहिए। और इन दोनों के रिपोर्ट सार्वजनिक होने के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। और बिहार सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण फिलहाल आने वाले 5-6 सालों तक तो राहत दे सकता है, 10 साल तक। उसके बाद फिर इस आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाएगी अगर जनसंख्या विस्फोट इसी तरह से बढ़ता रहा, विषमताएं नौकरियों में कुछ जातियों द्वारा मलाई मारने की वजह से अगर होती रही, क्रीमी लेयर तो सुनने करते हैं क्रीमी लेयर, तो वो हमेशा का दुख रह जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए इतना मेहनत करके समझाने का पीछे मेरा कारण यही है कि आप वास्तविक राजनीति को समझिए। आप समझिए कि मैं रोज ये बातें इतनी नहीं कर सकता हूँ आपसे, कोई नहीं कर सकता है, ये सरकार समझाने आपको नहीं जाती है, ये आपका वकील आपको समझाने नहीं जाएगा। ये मैं समझाता इसलिए हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कोई किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन मनोज झा भी आज बहुत हल्ला किए हैं। मनोज झा को अपनी राजनीति करनी है भैया, तो मनोज झा तो वही ना बात बोलेंगे जिससे उनके पार्टी को, उनके लोगों को फायदा हो। नीतीश कुमार के साथ है, अब नीतीश कुमार की पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, इस पर देख लीजिएगा। नीतीश कुमार की पार्टी इस पर बहुत एग्रेसिव नहीं होगी क्योंकि भाजपा के साथ है। तो वो आरक्षण चुनावी हथियार था। नीतीश कुमार समझ गया कि इसका बहुत फायदा हमको होने वाला नहीं है, तेजस्वी इसका फायदा ले लेगा। नीतीश कुमार घसक गए धीरे से। लेकिन कोर्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया, ठीक 11 मार्च को इसको सुरक्षित रखा। चुनाव जब खत्म हो गया, मतलब हाँ, उसके बाद इधर चुनाव में इसको लेकर बवाल हो जाता है। लेकिन ये एक बात साबित जरूर करता है कि जो मामला है ये आरक्षण बढ़ाने का, ये कभी भी अब पास नहीं हो सकता है। ना केंद्र सरकार कभी उसको जोड़ेगी उसमें अनुच्छेद में, और ना जोड़ेगी तो कभी यहाँ से ये पास हो पाएगा। एक कोर्ट में भी जो मामला जाएगा PL दाखिल करने के लिए, उसको कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर देने का अधिकार केवल वहाँ है। और वहां से जब तक नहीं होगा तब तक कितनों आप आरक्षण बढ़ाइए, 1% बढ़ाइए, 2% बढ़ाइए, बार बार PL कोर्ट में जाएगा और ये मामला पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार सरकार का इतना पैसा इसमें बर्बाद हुआ, अरबों रुपया, वो पैसा ना आरक्षण देने में जा पाया, ना नौकरी रोजगार और इंडस्ट्रीज खोलने में लगा। बार बार नमन मिश्रा कह रहा था कि इसके फेरा में मत पड़ो, ये तो केंद्र सरकार का काम है, ये केंद्र सरकार का काम तुम क्यों कर रहे हो? बच्चा को आप दीजिएगा कि ले बेटा जा टॉफी खरीद ले, पैसा 10 रुपया, और उसका 1 किलो आटा लेके आ जाए, तो आप एक दिन पीठ ठोकिएगा उसका। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? आटा तो आप भी लेके आ रहे थे, वो तो काम आपका था। बच्चा आपका अगर टॉफी छोड़ के आटा ला जाए तो एक दिन पीठ ठोक दिया, बहुत बढ़िया काम किया, अगले दिन उसको समझ जाएगा उसकी गलती ना, हक तो मारा गया उसका, अब वो टॉफी कहां से कर देगा? अब आप 5 किलो आटा टॉफी थोड़ी लेके उसको दीजिएगा। यही पेच फंस गया बिहार सरकार का। बिहार सरकार अपने पैसे पर केंद्र का काम कर दी, और वो भी ठीक से नहीं की, क्योंकि ये जो आंकड़े बिहार सरकार, अभी तो मजा अभी और आएगा। अभी आंकड़े जब लेके जाएंगे केंद्र के पास, अगर कहीं विरोध, अभी तो लेके जाएंगे फिलहाल नीतीश कुमार, लेकिन अगर विरोध दर्ज करना हो, अगर मोदी पर नकल चढ़ानी हो, तो ये आंकड़े जब लेके जाएंगे तो वहां केंद्र सरकार कहेगी तो आंकड़ा बेकार है, रद्दी है, इसको फेंको। क्यों? क्योंकि किस कैसे कराना आपने बताया नहीं, कैसे कराया आपने, कौन स्किल्ड में आदमी किया है काम, किससे आपने कराया है? और जैसे ही इसकी जांच होगी, इसमें एक और घोटाला सामने आ जाएगा, फिर नया बवाल, फिर नया बवाल, और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया पैसा बिहार सरकार का। अब हम बोलेंगे तो वो लोग कहेंगे बोलते हो, क्यों बोलते हो, तुम्हारा पैसा थोड़े बर्बाद हुआ, तो यार जिसका बर्बाद हुआ उन्हें तो हमारा क्या जाता है। आप देख रहे थे पंचनामा में हम लोग चर्चा कर रहे थे जो बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाया गया आरक्षण जो 50 से 65 हुआ था, जिसे आज पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने निरस्त कर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है कि नहीं जाती है, या कहीं कुछ और PIL तो नहीं होता है इनके खिलाफ। तो अब देखना कि नीतीश कुमार के पाले में गेंद है, अब सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं जाना। वैसे लगता है जो नमन जी बोल रहे थे, इसको लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं
रहेगी। लेकिन विपक्ष जो है, जो लगातार आवाज़ उठाएगा और कह भी रहा था जो मोदी जी की सरकार आएगी आरक्षण समाप्त होगा, वैसे मोदी जी ने नहीं ख़त्म किया है, ख़त्म किया है कोर्ट ने। अब देखना है नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं। इसको इस तरह भी लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाकी कि मोदी जी ने खत्म कर दिया। हाँ, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ करेंगे। तो देख रहे थे पंचनामा, कैसा लगा पंचनामा? आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त।